हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार आपका MGT के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को आज से मातृ दिवस के शुभ अवसर पे आप सबको बधाई देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 मई है और 10 मई को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक के जीवन में माँ का एक बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है और ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान है, ऐसा कोई इस पृथ्वी पर कोई है, भगवान तुल्य है किसी इंसान के लिए, तो वो है हमारे माता पिता। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेंगे मातृ दिवस के रूप में। तो जी हाँ दोस्तों, आज सभी को हम यही अनुरोध करना चाहेंगे कि माता चाहे जिस रूप में हो, प्रत्येक माँ क्या होती है, देवतुल्य होती है, देवी तुल्य होती है। उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनको सम्मान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिए जीवन में। तो हम चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान हर एक चीज़ को दोबारा प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपने माता पिता को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं जीवन में माता पिता एक बार ही मिलते हैं और माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो ये था हमारा मूल उद्देश्य। और एक और बात कह दें कि कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक का अपना एक महत्व होता है, एक स्थान होता है। कभी भी जीवन में अगर कोई अपने आप को छोटा समझता है, तुच्छ समझता है, तो ये उनकी गलतफहमी है। अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी निगेटिव नहीं सोचनी चाहिए। जैसे कि इस पे एक छोटी सी बात चर्चा करते हैं कि उंगलियों की ही चर्चा कर ले। आप उंगलियों को देखिएगा, ये पांचों उंगलियां क्या है, एक समान नहीं है। एक बार चर्चा हुई तो आप लोग जानते हैं कि जो तर्जनी उंगली है वो कहा कि हमारा बहुत ही महत्व है ना। तो बिचले वाले उंगली ने कहा कि भगवान ने हमें तुम सबसे बड़ा बनाया है, तुम सबसे बड़ा बनाया है, तो ये मैं तुम लोग से बड़ा हुआ। फिर अंगूठे ने कहा, बीच में अंगूठे ने कहा, सबसे पहले अंगूठे ने कहा कि अगर मैं ना रहूं तो तुम लोग क्या हो, बेकार हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अंगूठे ने कहा कि मेरे बगैर तुम लोग क्या हो, बेकार हो, कोई कार्य नहीं कर सकते हो। तो तर्जनी ने कहा कि हमारा मत तो है, मेरे सहायता के बिना तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो, या कुछ पकड़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो। फिर बिचले उंगली ने कहा कि मैं तुम लोग से ऊंचाई में सबसे बड़ा हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। फिर यहाँ प्रश्न आया अनामिका के, यानी जिसमें हम लोग अंगूठी पहनते, रिंग फिंगर। तो उसने कहा कि कोई भी शादी उत्सव वगैरह, कोई शुभ कार्य होता हो तो हम लोग क्या पहनते हैं, इसी में कोई भी अंगूठी पहनते हैं, या कोई भी शुभ कार्य करना होता है इसी में पहनते हैं। तो इस अनुसार तो मैं बड़ा हुआ। ये सब सुन रहा था छोटा, यानी कि कनिष्ठ उंगली जिसे कहते हैं। तो ये कनिष्ठ उंगली सुन रहा था, उसने हौले से बोला, धीरे से बोला कि तुम सबसे मैं बड़ा हूँ। तो सभी ने पूछा वो कैसे। तो उसने कहा कि जब तुम सब ईश्वर की आराधना करते हैं, मतलब हम सब क्या करते हैं कि ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ईश्वर की आराधना में सबसे पहले मैं ही रहता हूँ। तो इस तरह से उसने सिद्ध कर दिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। सबसे छोटा होते हुए भी उसने सिद्ध कर दिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या फिर कोई भी वस्तु अपने कर्मों से बड़ा या छोटा होता है। ये नहीं कि अपने ऊंचाई से या फिर कुछ और कामों से होता है। तो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने महत्व को ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक का अपना महत्व होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही चर्चा हम लोग कुछ करेंगे अपने जीवन में। एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह भाषा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे
कि हम लोग देख चुके हैं कि भाषा किस तरह प्रत्येक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि हमें अपने माता पिता से या फिर दोस्तों से या अन्य किसी समाज किसी भी तौर पे या किसी भी विषय को पढ़ना हो, किसी भी तरह का चर्चा करनी हो, वाद विवाद करनी हो, कोई भी बात हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा हो जाती है। तो आज उसी का हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और उसी की चर्चा हम लोग करेंगे और यही हम लोग का आज का विषय रहेगा। तो आज के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि ग्रामर क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज, मतलब कहने का अर्थ कि लैंग्वेज में ग्रामर की क्या भूमिका होती है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है कि किस तरह ग्रामर लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाती है, उसी की चर्चा आज हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ग्रामर की चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑर्थोग्राफी यानी ग्रामर के पहले भाग की चर्चा हम लोग करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि ग्रामर के पिता कौन हैं और क्यों कहा जाता है और विभिन्न पार्टों का विभिन्न तरह से चर्चा करेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा आप लोग को स्टार्टिंग थोड़ा बोरिंग लगेगा, तो इसीलिए हमने बताया कि छोटे चीज़ों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो हमेशा उसी से हम लोग क्या हो जाते हैं, मात खा जाते हैं। क्योंकि अक्सर इंसान जब सड़क पे चलता है तो बड़े पत्थरों से ठोकर नहीं लगती, बल्कि छोटे पत्थरों से ही ठोकर लगती है और हम गिर जाते हैं मौके पर। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देनी चाहिए और बेसिकली हमें ये सीखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या उसका मूल होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामर इन लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, ग्रामर इन लैंग्वेज यानी भाषा में व्याकरण। तो यहाँ हमने कुछ शर्त लिखा है कि किस तरह ये ग्रामर भाषा में महत्वपूर्ण होता है, इसकी चर्चा भी किए हैं। बाय द वे, सपोज मान लीजिए कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, है ना, आपके पास ये आपके इनपुट में, मतलब कहने का अर्थ कि इनपुट में बहुत सारे क्या हुआ, विचार आए, बहुत सारे सोच लिए और सोच लेने के बाद आप सोच रहे हैं, लेकिन अब क्या आउटपुट यानी कि मुंह से क्या कर रहे हैं, बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो आउटपुट करना चाह रहे हैं तो मुंह से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, या बोलना चाह रहे हैं तो कब क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, तो ये नहीं बोल पा रहे हैं। किस स्वभाव में, तो ग्रामर, क्योंकि हमें नहीं पता है कब किस चीज़ का बोलना है। अब मान लीजिए कि अगर हमें कोई भी वाक्य बोलना है, जैसे राम आम खाता है, तो अगर हम कहें आम राम खाता है, तो क्या ये सही है, नहीं सही है। अब इसी को अंग्रेजी में अगर हमें बनाना हो तो हम कहें कि इसी को कह दे कि राम आम खाता है, तो हम लिखे अगर यहाँ पे राम मैंगो, उसके बाद आम का हो गया और खाना का एट्स और है का एज, तो ये क्या वाक्य सही है आपका? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें यहाँ आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी वाक्य बनाना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये हमें कहाँ से मिलता है? तो जी हाँ दोस्तों, व्याकरण से ये सीखने को हमें मिलता है। तो इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, पहला लाइन है, वी मस्ट केयर ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन यूज, then the transformation of opinions is possible very easily and the correct knowledge of language is looked in grammar, so without grammar language is incomplete। इन हिंदी चर्चा करें तो यहाँ पे हम हिंदी में चर्चा कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत हो। मान लीजिए सब लोग उतनी आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं या फिर उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं और सीखने के तौर पे हमें जानना आवश्यक है कि अच्छा इसका हिंदी में क्या हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक इंसान का अपना तरीका होता है समझने का। तो जिसको जिस तरीके से समझ में आए उसी तरह समझना चाहिए। चलिए, तो इसकी चर्चा इन हिंदी करें तो कह रहा है कि भाषा का प्रयोग करते समय हमें उसके शुद्ध रूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए। मतलब कि भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो उसका शुद्ध रूप हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं आप, तुम, ये सब, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, उसी चीज को केवल यू बोल देते हैं। तो
इसी तरह आगे हम बढ़े और उसके शुद्ध रूप का, तो भाषा हमें शुद्ध शुद्ध कैसे बोलना है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है व्याकरण का हर एक बात पता होना चाहिए। अर्थात हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसकी चर्चा हम किए हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसके आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लेंगे, वर्ब क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, ये क्या होता है, इसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि आपको कोई भी वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे हमने लिखा है तभी विचारों का आदान प्रदान सरलता पूर्वक संभव होता है। यानी कि जब हम भाषा का शुद्ध रूप से बोलना सीखते हैं, यानी जानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तभी हम अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी कि हम बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। भाषा को सरलता पूर्वक यानी आसानी से इसे सुन सकते हैं, तभी ये संभव हो पाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं भाषा का शुद्ध ज्ञान किससे होता है, हमें तो व्याकरण से होता है। तो जी हाँ दोस्तों, हमने यहाँ यही प्रमाणित करना चाहा कि किस तरह व्याकरण भाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर व्याकरण न रहे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सोच लीजिए, मान लीजिए कि एक छोटा सा ही अंश हम अब आप लोग को दिखा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि शब्दों का प्रयोग करते जा रहे हैं, या फिर कोई लेटर का प्रयोग, लेटर आपको पता है कि ABCD कैसे लिखते हैं, या फिर आप क से ग तक कैसे लिखते हैं। लेटर लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो क्या आप सही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब हमें मान लीजिए कि भाषा ही लिखना है, अब हम लिखते हैं कैट, CAT कैट। तो ये क्या हुआ, इसका सही अर्थ क्या हुआ, कैट मतलब बिल्ली होता है। लेकिन अगर हम चर्चा करें इसी चीज को हम व्याकरण से मतलब करने का, इसमें से व्याकरण को हटा दे, अब इसको बिना शब्द का इसको भी शब्द बना दे। कहते हैं ना कि अक्षरों के समूह के शाब्दिक अर्थ जो निकलता है उसको क्या करते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब हम इसी की चर्चा करें, और चर्चा करते हुए कहे क्या कि TCA, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई अक्षरों का समूह हो और उसका सही अर्थ निकल सही अर्थ भी ना निकले तो वो शब्द कहलाएगा? नहीं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो यहां हमें यह ध्यान रखना होगा, यहां भी व्याकरण की हो सकती है। चलिए उससे थोड़ा और डीपली जाते हैं, तो हम चर्चा करेंगे लेटर्स की। तो जैसे हम अल्फाबेट लिखते हैं, तो अल्फाबेट में A to Z जो लिखते हैं हम लोग, तो A to Z लिखते समय हम ध्यान देते हैं कि किसको कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, A लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे क्या करते हैं, सिंबल देते हैं। इसको क्या करते हैं, A साइन देते हैं ऐसा, B को साइन देते हैं ऐसा, C को साइन देते हैं ऐसा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, Z तक लिखते हैं। तो एक साइन देते हैं, एक चिन्ह देते हैं कि हाँ ये क्या है, इसका साइन है। तब जाकर हम मान लेते हैं क्या कि ये A है, B है, और सबका अपना अपना क्या होता है, एक उच्चारण होता है। तब जाकर हम वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स बनाते हैं तो लेटर्स को क्या करते हैं, एक समूह में रखते हैं। लेकिन समूह में रखने का अर्थ ये नहीं होगा कि किसी तरह हम रख दिए और उसका वही अर्थ निकल जाए, सही अर्थ निकल जाए। जी नहीं, किसी तरह हम नहीं रख सकते हैं। अगर समूह में रखते हैं तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, यानी कोई उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानते हैं, शब्द मानते हैं। अगर उसका सही अर्थ ना निकले तो उसको शब्द नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल आपका गलत है। तो यहां देख रहे हैं कि लेटर भी लिखने में हमें व्याकरण की आवश्यकता है, शब्द भी लिखने के लिए हमें व्याकरण की ही आवश्यकता होती है। आगे चले, वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाना है, वाक्य बनाते गए। अब हमें कहाँ क्या रखना है ये हमें पता नहीं है। वाक्य लिख रहे हैं, अब हमें किस तरह कहाँ क्या रखना है, कैसे बोलना है, ये मालूम ही नहीं है। हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। अब वाक्य की बात करें तो हम लिखते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ हमें रुकना है ये भी नहीं मालूम है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लिखते जा रहे हैं, कहीं उसका विराम नहीं दे रहे हैं, तो भी वो आपका क्या हो जाएगा, भाषा बिल्कुल गलत होगा। कहाँ रुकना है, कहाँ हमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग करना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से ये प्रमाणित होता है कि भाषा अगर बोलना है तो हमें व्याकरण की शुद्ध जानकारी होनी चाहिए, सही जानकारी और स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, और अपनी भाषा को सरलता पूर्वक आसानी से बोलना है तो व्याकरण की आवश्यकता होती है।
चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिर व्याकरण है क्या। तो यहाँ पे देखिए हमने दो इसका वर्ड लिखा है, एक देखिएगा GRAMMER और एक लिखे हैं GRAMMER। तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा ए और ई का है, तो यहाँ ए और ई का तो दो, अब कहें कि कौन इसमें से सही है, तो जी हाँ दोस्तों दोनों सही है, लेकिन प्रत्येक का अपना अपना क्या है, महत्व है। अगर हम ब्रिटिश लिंगुआ के अनुसार बात करें तो ब्रिटिश लिंगुआ के अनुसार ये GRAMMER ग्रामर आपका सही है, जो हम लोग अपने भारत देश में पढ़ते हैं। तो भारत देश के अनुसार GAR जो लास्ट में लग रहा है वो सही है, लेकिन अमेरिकन लैंग्वेज या फिर अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कभी कभी इसको ER भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपका करेक्ट वर्ड फॉर्म या फिर करेक्ट स्पेलिंग की बात आ जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप वहां पे मिस मत कीजिएगा, वहां पे इसी का प्रयोग कीजिएगा, AR वाले का प्रयोग कीजिएगा। तो ये चर्चा आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसको हम ग्रामर पढ़ते हैं, और ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, व्याकरण। अब देखिए कि व्याकरण किसे कहते हैं, यहां पे प्रश्न ये आया कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी हम चर्चा किए हैं कि हमें कोई भी भाषा हो और उसको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो प्रत्येक का अपना अपना ओपिनियन यानी कि विचारों के अनुसार ये डिफिनीशन क्या होता है, बदलता जाता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन अलग अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे, और सो सबसे सुटेबल और सही होगा उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 डिफिनीशन की चर्चा की है, एक यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ है। ये 3 डिफिनीशन की हमने चर्चा की है, और जो आपको परफेक्ट लगे, जो उचित लगे, सो ही आप प्रयोग कीजिएगा। जो आपको समझ में ज्यादा आए, जिस तरह से समझ में आए, सही ढंग से समझ में आए, उसी का आप लोग प्रयोग कीजिएगा। प्रयोग मतलब कहने का तीनों का अर्थ वही निकलेगा। मतलब कहने का अर्थ कि कहते नहीं है कि एक ही शब्द को कई तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम आज जानेंगे डिफिनीशन ग्रामर का। अब देखिए डिफिनीशन यानी परिभाषा ग्रामर का, तो कह सकते हैं ग्रामर इज द साइंस ऑफ नॉलेज एंड द आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स करेक्टली। तो जी हाँ दोस्तों, इसे अपने आप से मतलब कहने का कि डिफाइन किया गया है, इसमें कुछ हम नया नहीं जोड़े हैं। देखिए यहाँ पे हम चर्चा किए हैं ग्रामर यानी ग्रामर मतलब व्याकरण, इज मतलब है, साइंस मतलब विज्ञान, ऑफ मतलब की, और नॉलेज मतलब ज्ञान, और एंड मतलब और, आर्ट मतलब कला, ऑफ मतलब काके की, यूजिंग मतलब प्रयोग करना, वर्ड्स मतलब शब्द, और करेक्टली मतलब सही और शुद्ध। तो कहने का अर्थ कि सबका हिंदी हम तो जान गए, अब इसी को हम भाषा के अनुसार शुद्ध रूप में सजाना शुरू करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा, और उसी को हम एक सही ढंग से और शुद्ध रूप में। तो यहाँ पे भी देखिए जब इसको हमें सजाना पड़ा, देखिए ये अलग अलग है, सबका अर्थ बता भी दिए, लेकिन अगर हम उसी के अनुसार अगर अर्थ रख दें तो इसका सही अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, सजाना है। अब सजाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, व्याकरण ज्ञान का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ द नॉलेज, यानी ज्ञान का विज्ञान है, और शब्दों के शुद्ध रूप के प्रयोग की एक कला है। यानी कि शब्दों का प्रयोग हम कैसे करें, यानी शुद्ध रूप में कैसे प्रयोग करें, उसकी भी कला हमें कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। तो इसकी ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हम क्या सीख रहे हैं, शब्दों के शुद्ध रूप का प्रयोग, यानी कि शब्दों का प्रयोग किस तरह करें, उसकी चर्चा हम लोग व्याकरण में कर रहे हैं। दूसरे डिफिनीशन की बात करें तो दूसरे डिफिनीशन को थोड़ा शॉर्ट करके आसान करके हमने लिखा है, ग्रामर is a set of rules that govern a language। मतलब कहने का अर्थ कि ग्रामर मतलब क्या, व्याकरण इज मतलब है, सेट मतलब क्या कि एक नियम कह सकते हैं, उसके बाद एक समूह कह सकते हैं, किसका, तो रूल्स, किसके, नियमों का, डैट मतलब जो, यहाँ पे जो के अर्थ में होगा, ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा, ये आगे चलकर हम चर्चा करेंगे कि कैसे है। गॉड मतलब क्या करना, अनुशासित करना, किसको, तो यहां देखिए यहां पे किसको अनुशासित कर रहा है, ये लैंग्वेज को। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं, बार बार एक ही चर्चा कर रहे हैं कि किसको अनुशासित कर रहा है व्याकरण, तो लैंग्वेज को। तो यही चर्चा आज हम लोग का मुख्य विषय है कि
व्याकरण किस तरह भाषा को क्या करता है, अनुशासित करता है। तो इसका हिंदी भी करें तो देखिए, किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए जो नियम होते हैं उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी जो नियम हम भाषा को अनुशासित करने के लिए प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, व्याकरण। तो कह सकते हैं क्या कि जिस तरह हम लोग जानते हैं कि हमारे देश को चलाने के लिए क्या जरूरत है, हमारे देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज की जरूरत होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, संविधान नाम देते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। उसी तरह हमारी भाषा जैसे देश को, यानी भाषा, यानी हमारा भाषा क्या है, एक तरह से एक मुख्य मीडियम है जो विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो उसको अनुशासित करने के लिए एक लिखित दस्तावेज की जरूरत है, और वो लिखित दस्तावेज एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्याकरण ही है। तो नियमों का पुलिंदा, जैसे हमारा संविधान क्या है, नियमों का एक पुलिंदा लिखित दस्तावेज है, उसी तरह व्याकरण भी क्या है, नियमों का एक लिखित पुलिंदा है, जिसमें नियमों की ही चर्चा केवल की गई है कि किस तरह शब्दों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला एकदम सिंपल तरीके से हमने समझाया है, ग्रामर इज आर्ट विच टीचेज अस रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली। यानी इसका भी वही हिंदी आप लोग देखिए वही अर्थ निकलेगा। ग्रामर मतलब व्याकरण, एंड इज मतलब है, एंड मतलब एक, आर्ट मतलब कला, और विच मतलब जो, टीचर्स मतलब सिखाता है, अस मतलब हमें, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना, एंड मतलब और स्पीकिंग मतलब बोलना, करेक्टली मतलब सही सही। यानी कि व्याकरण एक कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे क्लासेस से आप लोग को बताया जाता है कि व्याकरण क्या है। तो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है उसे ही व्याकरण कहते हैं। इसीलिए हमने इसकी चर्चा किया है, ताकि आप लोग को सहूलियत हो, ताकि आप लोग जाने कि हाँ ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब इसकी आगे चर्चा करें तो अब व्याकरण की शुरुआत किसने की थी, यानी इसके पिता किसे कहते हैं। तो एंशिएंट ग्रामर को कहा जाता है, एंशिएंट ग्रामर के पिता के रूप में नेस्फिल को जाना जाता है। लेकिन मॉडर्न ग्रामर की बात करें और मॉडर्न पोइट्री यानी इंग्लिश पोइट्री की बात करें तो उसके पिता कौन कहे जाते हैं, जॉफ्री चौसर कहे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का व्हाट इज ग्रामर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज। अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले पॉइंट की, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ग्रामर, और क्यों बांटा गया है इसकी भी चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर की। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ग्रामर। तो जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ ग्रामर की चर्चा अब हम लोग कई तरह से करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीकों से अपना अपना विचार देते हैं। लेकिन मेरे अनुसार अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूजेस, यानी कि उपयोग के अनुसार, जैसे कि हम व्याकरण प्रयोग करते हैं तो दो तरह से करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि कभी भी चर्चा की जाती है तो व्याकरण की चर्चा प्रयोग की दो तरह से की जाती है। एक कहता है लोग क्या कि प्राचीन व्याकरण के अनुसार, और दूसरा कहता है लोग कि आधुनिक की, यानी कि एंशिएंट ग्रामर, और दूसरा क्या, मॉडर्न ग्रामर। यानी एंशिएंट ग्रामर यानी प्राचीन व्याकरण कहते हैं इसे, और दूसरा आपका हो जाता है मॉडर्न, जिसका हिंदी क्या हो जाता है, आधुनिक। यानी कि जब भी हम कभी देखते हैं कि जो भी हम व्याकरण प्रयोग करते हैं तो दो तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कहता है लोग कि प्राचीन व्याकरण के अनुसार नाउन इतने तरह के हो सकते हैं, और मॉडर्न के अनुसार इतने तरह के हो सकते हैं, प्रोनाउन इतने तरह के, एंशिएंट के अनुसार हो सकते हैं, मॉडर्न के अनुसार इतने तरह के हो सकते हैं। इसकी चर्चा बार बार होती है। तो हम इसे किसके अनुसार बांटे, तो यूजेज के अनुसार, यानी उपयोग के अनुसार व्याकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, एंशिएंट ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर, यानी कि प्राचीन व्याकरण और आधुनिक व्याकरण। लेकिन अगर हम चर्चा करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि रचना और बनावट के अनुसार इसकी चर्चा करें, तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर ले कि जीवन में हमें कोई भी शब्द बोलना होता है, कोई भी वाक्य बोलना होता है, तो सबसे छोटी इकाई से हम लोग शुरू करते हैं, यानी जीरो लेवल से शुरू करते हैं। तो जीवन में अगर हमें कोई भाषा बोलनी है तो सबसे पहली आवश्यकता हमें क्या पड़ती है, तो सबसे पहली आवश्यकता हमें पड़ती है लेटर की। किसकी पड़ती है, लेटर की। फिर उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, लेटर के बाद हमें आवश्यकता पड़ जाती है वर्ड्स की। वर्ड्स के बाद हमें आवश्यकता पड़ जाती है किसकी, सेंटेंस की।
और सेंटेंस के बाद क्या बन जाते हैं, पैराग्राफ्स, स्टेंजा वगैरह बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं, छंदों को, यानी पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स या फिर स्टेंजा वगैरह की चर्चा हम लोग जो करते हैं तो वो आपका आ जाता है सेंटेंस के बाद आ जाता है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी गाड़ी अगर खुलती है तो किसी स्टेशन पे उसका क्या होता है, विराम होता है ना, कि हमें इस मंजिल तक जाना है। तो उसी तरह कोई भी वाक्य अगर शुरू होता है तो उसका अंत भी तो होना चाहिए। तो अंतिम में हमारा जरूरत क्या हो जाता है, जरूरत होता है वो होता है आपका चिन्हों की, यानी कि साइन की। तो विभिन्न साइनों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आवश्यकताओं के अनुसार और रचना के अनुसार अगर हम बात करें तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ये 4 भागों में ही दर्शाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि रचना के अनुसार हमें 5 आवश्यकताएं होती हैं। सबसे पहली आवश्यकता हमने चर्चा किया कि जैसे कि अगर हमें कोई सबसे पहली आवश्यकता यानी शब्द ही बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या जरूरत है, लेटर। तो यहाँ पे हम किसकी चर्चा करते हैं, पहला भाग जिसे हम करते हैं ऑर्थोग्राफी। तो यहाँ हम किसकी चर्चा करते हैं, लेटर्स की। तो लेटर्स की चर्चा जो होती है इसी के अंतर्गत होती है। और लेटर्स यहाँ पे हम चर्चा ही किए हैं। ऑर्थोग्राफी का अर्थ क्या कि बताए हैं, वर्ण विचार। तो इसमें हम, जी हाँ दोस्तों, इसमें चर्चा करेंगे वर्णों की, यानी वर्ण क्या है, वर्ण कितने तरह के होते हैं, इसका उच्चारण कैसे होता है और किसको क्या पढ़ा जाता है, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो वर्णों की ही चर्चा इसमें केवल करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या हुई, लेटर्स। तो लेटर्स को हम किस में पढ़ेंगे, तो ऑर्थोग्राफी में पढ़ेंगे। दूसरी भाग की अगर हम बात करें तो दूसरा भाग आ जाता है आपका क्या, जब लेटर्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो मान लीजिए कि जब लेटर्स मिल जाएंगे अक्षरों का समूह और जिसका एक कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो, सही अर्थ निकलता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ड्स। तो वर्ड्सों की चर्चा की गई है किसमें, तो एटिमोलॉजी में किसकी चर्चा की गई है, वर्ड्स की। तो दूसरी आवश्यकता हमारी क्या थी, वर्ड्स थी। तो देखिए, तो पहले में हम किसकी चर्चा की है, लेटर्स की, और दूसरे भाग में एटिमोलॉजी यानी शब्द विचार यानी शब्द व्युत्पत्ति में किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, शब्दों की। यानी इसका हिंदी भी हमारा कह रहा है कि यहाँ हम किसका चर्चा करेंगे, तो शब्द का चर्चा करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहले में किसका करेंगे, तो लेटर्स, दूसरे में शब्दों का, और तीसरी आवश्यकता हमारी देखिए तो क्या है, सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए तीसरी आवश्यकता हम क्या लिखे हुए हैं, सिंटैक्स। तो इसमें हम किसकी चर्चा करेंगे, वाक्य या वाक्य रचना की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो इसमें किसकी हम चर्चा करते हैं, तीसरे भाग में, तो सेंटेंस की चर्चा करते हैं। जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसकी चर्चा हम किस में करते हैं, सिंटैक्स में करते हैं, कि सेंटेंस को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और चौथी आवश्यकता हमारी होती है जब बहुत सारे, अब यहाँ देखिए लेटर्स मिले तो शब्द बना और शब्द मिले तो वाक्य बना, यानी कई शब्दों को समूह जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलता है, कोई शाब्दिक अर्थ निकले और एक सही क्रम में रहे आपका शब्द और उसका शाब्दिक अर्थ निकले, तो वही क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है। तो अब सेंटेंस जब एक साथ मिल जाएंगे, सेंटेंसों का समूह जब एक साथ मिल जाएगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, छंद कहते हैं। और प्रोसोडी यानी चौथा भाग क्या है, प्रोसोडी, जिसे छंद विचार कहते हैं। और छंद को अंग्रेजी में हम कभी पैराग्राफ, जैसे कहानियों में हम लोग को क्या मिलता है, पैराग्राफ पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, कहानियों में पैराग्राफ, लेटर हो, कहानी हो, उस सब में पैराग्राफ की चर्चा करते हैं। और कविताओं वगैरह में हम लोग स्टेंजा यानी छंदों की बात करते हैं, एक स्टेंजा करके पढ़ते हैं। तो इसमें कहानी और छंदों यानी कहानी और कविताओं के छंदों की चर्चा हम किस में करते हैं, प्रोसोडी में करते हैं। तो यानी वाक्यों को कई समूह मिल जाता है तो पैराग्राफ या स्टेंजा बनता है। अब इन सब को पूर्ण करने की क्रिया करता है, वो करता है कौन, आपका पंचुएशन। यानी कि हम वाक्य ही शुरू कर दिए और वाक्य का एक सही पड़ाव, यानी कि पहला एक वाक्य कैसे पूर्ण हुआ, कहाँ उसका निश्चित मतलब पूर्ण हुआ, यानी पूर्ण विराम और या फिर अर्ध विराम या फिर किसी प्रकार का चिन्ह जो हम प्रयोग करते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ हम साइन की चर्चा करते हैं।
जितने भी साइन होते हैं, चिन्हों का हम चर्चा करते हैं तो किसके अंतर्गत, पंचुएशन के यानी चिन्ह विचार के अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं कि कौन सा वाक्य कहाँ अंत होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा आप लोग का पार्ट्स ऑफ ग्रामर और इसकी चर्चा अगले पार्ट में यानी कि अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ना है और ऑर्थोग्राफी से जो भी विशेष बातें होंगी उसकी चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।